नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। बजने वाले हैं 9 और बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट आज 1:30 बजे जारी होने वाला है। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट news18bihar.com पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। हालांकि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। बता दें कि बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी 2024 तक आयोजित की गई थी और इस बार भी सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्रों का जलवा देखने को मिल सकता है। टॉप 10 में सबसे ज्यादा सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र हो सकते हैं। और आपको ये बता दें कि सिमुलतला के 24 परीक्षार्थियों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। टॉप 10 में पिछले साल यानी कि 2023 में भी सिमुलतला का डंका बजा था। और आपको बता दें इस बार 16,94,781 स्टूडेंट्स ने 10वीं परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें कि 8,72,194 छात्राएं और 8,22,587 छात्र हैं। तो न्यूज 18 ने शनिवार को ही बता दिया था कि रविवार दोपहर 1:30 बजे 10वीं का रिजल्ट जारी होगा। तो न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। और आपको ये बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 10वीं की परीक्षा के जो नतीजे हैं वो और भी बेहतर हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि 1:30 बजे का समय है जब रिजल्ट जारी किया जाएगा। और सबसे पहले आप जाकर चेक कर सकते हैं news18bihar.com पर अपने नतीजे। यहां से आप अपने जो मार्कशीट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर पाएंगे। बिहार के लाखों मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए आज बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। इस बार का मैट्रिक का रिजल्ट आज दोपहर बाद तकरीबन 1:30 बजे जारी होगा। तकरीबन 16.5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने 2024 की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा दी थी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस बार का रिजल्ट पिछले साल से बेहतर हुआ है। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी 2024 तक आयोजित की गई थी। बिहार बोर्ड मैट्रिक के विद्यार्थियों को पास होने के लिए तकरीबन हर विषय में 30% मार्क्स लाना जरूरी होता है। जो छात्र 1 या 2 विषय में फेल हो जाते हैं उन्हें कंपार्टमेंटल एग्जाम में मौका दिया जाता है। पिछले साल बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 81% परीक्षार्थी जो थे वे सफल हुए थे। पिछले साल 2022 की तुलना में 1.16% ज्यादा रिजल्ट हुआ था। मेरिट लिस्ट में 90 विद्यार्थी शामिल थे। टॉप 5 में 21 विद्यार्थी शामिल थे। देखना होगा इस बार रिजल्ट जो है वो किस तरीका का आता है। 2024 में भी 16 लाख से अधिक विद्यार्थियों का रिजल्ट आना है और 1 माह से कम दिनों में यह रिजल्ट जो है वो जारी किया जा रहा है, जो संभवतः एक रिकॉर्ड भी माना जा रहा है। निश्चित तौर पर जो परीक्षार्थी हैं उनका भी रोमांच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, बस कुछ घंटों के बाद मैट्रिक 2024 का रिजल्ट बिहार बोर्ड जारी कर देगा। कैमरा पर्सन मनी चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के खबर सामने आ रही है। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई आने वाले हैं और जमुई से चुनाव प्रचार का शंखनाद करने वाले हैं। जमुई से अरुण भारती एनडीए उम्मीदवार हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। और आपको ये बता दें कि जमुई में एलजेपीआर के अरुण भारती यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अरुण भारती और आरजेडी की अर्चना रविदास के बीच में मुकाबला होना है। तो चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई आने वाले हैं 4 तारीख को। और जमुई से अरुण भारती एनडीए के उम्मीदवार हैं। उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने वाले हैं। और आपको ये बता दें जमुई से चुनाव प्रचार का शंखनाद करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 अप्रैल का वो दिन जब प्रधानमंत्री जमुई में होंगे और बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। सीएम नीतीश का चुनाव प्रचार का कार्यक्रम तैयार हो चुका है। सीएम नीतीश कई लोकसभा सीटों पर चुनावी जनसभा करेंगे। कई जगहों पर चुनावी सभा के साथ साथ रोड शो भी होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा करने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार। और आपको बता दें कि जनसभा को लेकर के कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों की तैयारी की गई है। सीएम नीतीश कई लोकसभा सीटों पर चुनावी जनसभा करने वाले हैं। कई जगहों पर रोड शो भी किया जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडी अलायंस की बड़ी रैली है। रैली में विपक्षी गुट की 27 पार्टियां शामिल होंगी
और रैली को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। सोनिया गांधी भी रैली में शामिल हो सकती हैं। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दिया है। रैली में इंडिया अलायंस के सभी दल शामिल होंगे। विपक्ष के सभी प्रमुख नेता रैली को संबोधित करेंगे। रैली के जरिए एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। रैली में कल्पना सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत कई और नेता इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तेजस्वी यादव भी रैली में शामिल हो सकते हैं। तो आपको बताते चलें, कल्पना सोरेन, चंपाई सोरेन, इधर तेजस्वी यादव भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष का महाजुटान होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है और आपको यह बता दें कि प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कटिहार से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। कटिहार से जेडीयू के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने ऑटो चला करके प्रचार अभियान की शुरुआत की है। एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे दुलाल चंद्र गोस्वामी को ऑटो वाले सांसद के रूप में भी स्थानीय लोग जानते हैं। दुलाल चंद्र गोस्वामी का यह कहना है कि साल 1987 में बाढ़ के कारण जब उनके घर में सब कुछ तबाह हो गया था, तब इन्होंने ऑटो चलाकर ही अपने परिवार का भरण पोषण किया था। परिवार संभालने के लिए ये पटना की सड़कों पर ऑटो चलाते थे। दुलाल चंद्र गोस्वामी से बात की है संवाददाता सुब्रत गुहा ने। लोकसभा चुनाव के दस्तक के बीच बिहार में कई तरह से प्रत्याशी अपने प्रचार कर रहे हैं। कटिहार के सांसद टेम्पू वाले सांसद के नाम पे जाने जाते हैं और एक बार एनडीए ने फिर इन पे भरोसा किया है। टेम्पू से क्या इनका प्रेम है और क्या कहानी है, जरा बात करते हैं। सांसद जी, टेम्पू से क्या नाता रहा है आपको टेम्पू वाले सांसद के नाम से? जब 1987 में फ्लड आया तो फ्लड में सब चीज़ दह गया। हम उसमें ग्रेजुएशन पार्ट 1 में थे, तो कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि हमको घर छोड़ना पड़ा। तो उस समय गए तो मेरा पहला रोजगार, घर को अगर कुछ हम उसके हाथ में दिए, पिताजी के हाथ में बहन की शादी कराए तो इसी टेम्पू से कराए। इसी में रोजगार करके और घर का खेती गृहस्थी को पुनः अपग्रेड किए तो उसको लाए। तो इससे तो लगा पहला रोजगार तो हम इसी से किए। तो टेम्पू वाले सांसद के नाम पे लोग बोलते हैं, कहीं कोई मलाल होता है इस तरह? नहीं, जो लोग जानते हैं, कुछ लोग जो जानते हैं मेरे करीबी है, तो वो लोग कभी कभी मजाक में हमको बोलते हैं। तो हम लोग की ज़िंदगी में तो जब जैसा तब तैसा ईश्वर आदमी को हाथ पैर शरीर मस्तिष्क दिया है। तो जब जो परिस्थिति पर है, परिवार पालने के लिए, अपने को जीने के लिए कम से कम गलत काम नहीं करना चाहिए। कोई भी मेहनत करके ही खाना चाहिए और संसार में चलना चाहिए। प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, आप टेम्पू चलाते, कहीं इससे रिलेट करते हैं इस तरह से? प्रधानमंत्री जी हम लोग के आदर्श हैं और अपने आदर्श ने ऐसा किया है तो ये बड़ी बात है। ये तो देश, समाज और दुनिया के लिए मिसाल है। टेम्पू से भी चुनाव प्रचार करेंगे? अभी तो सभी साथियों ने लाया और तो हम लोग अभी बैठे हैं और यही तो प्रचार है। और उस समय आप लोग भी आ गए हैं तो आप देखिए हम कैसे चलाते हैं। तो ये कटिहार प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी है जो एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, जो टेम्पू से चुनाव प्रचार करें, निश्चित तौर पर यह भी अपने आप में एक तरीका है। जैसे प्रधानमंत्री जी अपने आप को चाय बेचने से लेकर जोड़ते हैं, उसी तरह कटिहार सांसद टेम्पू चलाकर इस प्रचार के अभियान को शुरुआत कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो ये थी ऑटो वाले सांसद की बात। अब बात करेंगे रोहतास के काराकाट सीट को लेकर के। रोहतास के काराकाट सीट पर पिछले 3 चुनाव में एनडीए ने जीत दर्ज की है और इस बार उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। काराकाट में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। एनडीए के नेता जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए नेताओं का दावा है कि उपेंद्र कुशवाहा का जीतकर संसद जाना तय है। इस बार ऐसा रिजल्ट होगा, ये कहते हैं कि जादव और एम और वाई भी इनका अब नहीं रहा भाई। और मोदी जी के सब योजना से लोग लाभान्वित हैं। और हर शाहबाद का एक लोग मन बना चुका है कि विकसित संकल्प भारत बनाने के लिए एक वोट एनडीए को जाएगा और एनडीए यहाँ से चारों की चारों सीट जीतेगी। शेखपुरा में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा वोट देने के लिए महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए बरबीघा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां गीत के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया गया। डीडीसी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस दौरान डीडीसी ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस खबर से सब के बारे कहीं
अपने ध्यान केंद्रित करते हुए कि वहाँ के मतदाताओं को जागृत करते हुए कि वह नए आने वाले जो मतदान का तिथि है 19 अप्रैल को, वो अनिवार्य रूप से अपने बूथ पर जाएं और मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़े। इसके लिए हम लोगों ने वहाँ कार्यक्रम किया था जो बहुत ही सफल रूप से आयोजित किया गया है। ईडी की ओर से शनिवार को विशेष अदालत में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की है। करीब 5,500 पन्ने के इस पीसी में न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जिक्र है, बल्कि इसके साथ ही हेमंत सोरेन के मित्र विनोद सिंह, राजस्व अधिकारी भानु प्रताप के अलावा हिलेरियस कच्छप के खिलाफ अभियोजन शिकायत है। और बड़गाई अंचल स्थित 8.5 एकड़ जमीन से जुड़े ये मामला है जिसमें हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पीसी में कई जानकारी है जिससे आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। दानापुर के बेहटा थाना क्षेत्र के एक मजदूर को आरोपियों ने फैक्ट्री में काम करने के दौरान गोली मार दी। गोली लगने के कारण मजदूर जख्मी हो गया और मजदूर को गोली मारकर दोनों बाइक सवार आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक लगभग 5 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया। घटना के पीछे गांव के लोगों से आपसी विवाद गांव के लोगों का कहना है कि आपसी विवाद हुआ था और फिलहाल घायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। कुछ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनको एक गोली मार दिया गया, जिससे वो जख्मी हो गए। उनको तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि दुर्गापुर से कुछ लोगों से दुश्मनी था, उनके द्वारा ये घटना कारित करवाया गया है। इसकी जांच की जा रही है और आगे तक कार्रवाई की। खबर नवादा के रजौली थाना इलाके से है। अवैध शराब निर्माण के खिलाफ छापेमारी की गई है। जब कला गांव में कर्माटाड़ के जंगलों में शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई में उत्पाद विभाग की टीम ने 9,000 किलो जावा महुआ घोल को विनष्ट किया और मौके से 250 लीटर शराब भी जब्त की। हालांकि इस दौरान शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर के मौके से फरार हो गए। परेशान होते हुए चलो नहीं सूख जाएगा, इसे भी चलो गिरा। दानापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग के साथ गैंगरेप का ये मामला सामने आया है। 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। कोचिंग जाने के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपियों ने रेप का वीडियो भी बनाया है। पुलिस ने वीडियो को जब्त किया है और पिपलावा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है और आपको बता दें कि जब्त वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई। एक आरोपी सूरज मांझी गिरफ्तार हुआ है। पीड़ित ने बताया है कि देर शाम कोचिंग जा रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने एक मकान में ले जाकर के उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना के समय आरोपियों ने जनरेटर चला दिया ताकि नाबालिग छात्रा की आवाज बाहर ना जा सके और उसके बाद आरोपियों ने गैंगरेप की घटना का वीडियो भी बनाया है और इस घटना की शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई है। पिपलावा थाना अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। पिपलावा थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है तथा कांड दर्ज कर आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। किशनगंज LJPR कार्यालय में जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जिसमें NDA की ओर से JDU के लोकसभा प्रत्याशी मुजाहिद आलम सहित मंत्री जमा खान, पूर्व मंत्री नौशाद आलम और कई गणमान्य लोग वहां पर पहुंचे। मंत्री जमा खान ने नीतीश कुमार के अल्पसंख्यक के लिए विकास कार्य के आधार पर जीत का दावा किया। प्रदेश में अब लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, इसलिए सुबह और शाम में लोगों को गर्मी से राहत मिल पा रही है। लेकिन अधिकतम तापमान के बदलाव नहीं आने के कारण दिन में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। बिहार में अब मौसम ने अपनी तल्खी दिखानी शुरू कर दी है। लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है और इधर मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। सुबह और शाम गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होने के कारण दिन में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग पटना के वैज्ञानिकों की माने तो शनिवार को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर समेत कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। वहीं राजधानी पटना समेत प्रदेश के 30 शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 38.5 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
तो निश्चित तौर पर सुबह और शाम जरूर राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गर्मी जो है वो लोगों को महसूस होने लगी है। और अब तो अप्रैल का महीना कल से शुरू हो जाएगा, तो आने वाले दिनों में गर्मी निश्चित तौर पर लोगों को परेशानी महसूस करवाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कल देर रात तेज हवा और आंधी ने जहां झारखंड में कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित रही, तो वहीं आज भी आंधी और बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के मध्य और दक्षिणी भाग में आंधी और ठनके को लेकर के सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। मौसम के मिजाज को बदलने के साथ ही कल देर रात जिस तरीके से आंधी और तूफान का असर रहा है, आंधी और तूफान की वजह से कई इलाके में बिजली भी बाधित रही है। वहीं आज भी आंधी और तूफान को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो आज भी राज्य के कई इलाकों में तेज गति से हवा चल सकती है। इसके साथ साथ वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां समेत रांची, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के इलाके में तेज हवा और बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं इन इलाके में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में बात करें तो जिस तरीके से तापमान राज्य की बढ़ी है, 40 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान देखने को मिला है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक किसी भी तरीके की तापमान में कमी या बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से बारिश के आसार देखने को मिले हैं, बारिश के साथ साथ वज्रपात के जो अलर्ट हैं वो जब मौसम विभाग ने जारी किया है, तो निश्चित रूप से लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। और ख़ासकर इस वज्रपात के समय में या आंधी और तूफान के वक्त लोगों को हिदायत दी गई है कि बिजली की खंभे से दूर रहें या उस इलाके से दूर रहें जहाँ ये आसार हैं कि तेज हवा की वजह से पेड़ पौधे गिर सकते हैं या फिर बिजली के खंभे गिर सकते हैं। इन जगहों से दूर रहने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। बिहार में शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय और कॉलेज पर शिकंजा कसा है। कुलपतियों और शिक्षा विभाग के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक के 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय और कॉलेज में किए गए सभी खर्चों का ऑडिट कराने की बात कही। इन खर्चों में शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन के साथ साथ दूसरे मद में खर्च की गई राशि की भी हिसाब किताब होगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच हाई लेवल मीटिंग के अभी 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि इस बीच शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर खलबली मचा दी है। दरअसल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के जो खर्चे हुए हैं उसका ऑडिट कराया जाएगा। यह आदेश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर शिकंजा कसने को लेकर बताया जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन, बकाया वेतन भुगतान का ऑडिट तो होगा ही, साथ ही दूसरे मद में खर्च हुए पैसों का भी हिसाब किताब देखा जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि चूंकि सरकार के खजाने से उच्च शिक्षा के लिए पैसे जाते हैं, तो उसके लिए ऑडिट की जिम्मेवारी भी शिक्षा विभाग की ही है। इस संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को चिट्ठी लिखकर ऑडिट के बारे में जानकारी दी है। जो पत्र है उसके मुताबिक विश्वविद्यालयों में 3 वित्तीय वर्ष 2023-24, 2022-23 और 2021-22 के वेतन, बकाया वेतन, विभिन्न अधिप्राप्तियों, खर्चों, खरीद वगैरह को ऑडिट के दायरे में रखा गया है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विभिन्न मदों में बेतहाशा पैसे खर्च किए गए हैं। लाइब्रेरी में किताबों की करोड़ों की खरीद के अलावा प्रयोगशालाओं के उपकरण में खर्च की गई है, जिसकी भी जांच कराई जानी है। इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर के मद में भी पर्याप्त धन खर्च करने की जानकारी शिक्षा विभाग के पास पहुंची है। इस ऑडिट को पूरा करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक टीम बनाई गई है। पत्र में इस बात की भी चर्चा की गई है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, TNBU, भागलपुर, BNMU, मधेपुरा, पूर्णिया विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, BRABU मुजफ्फरपुर के लिए कर्मियों का नाम टीम के लिए नामित कर दिया गया है। पत्र में इस बात की भी चर्चा है कि सभी अंकेक्षकों को उनकी मांग के अनुसार सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएं। तो निश्चित तौर पर अब इस आदेश से खलबली मची हुई है। देखना होगा ऑडिट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन फिलहाल शिक्षा विभाग और जो विश्वविद्यालय
कुलपति हैं या विश्वविद्यालय प्रशासन है, उनके बीच टकराव लगातार सामने दिख रहा है। अब देखना होगा इस ऑडिट के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन मणि चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शातिर साइबर ठगों ने एआई के जरिए दुमका के एडवोकेट को ठगने की कोशिश की। आपको सावधान करने वाली ये रिपोर्ट दिखाते हैं। साइबर जालसाज नहीं आ रहे बाज। एआई का इस्तेमाल ठगी का जाल। शातिर साइबर ठग अब एआई के जरिए ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस गैंग ने फर्जी पुलिस बनकर दुमका के वकील से ठगी की कोशिश की, पर वकील की सूझबूझ के आगे वो फेल हो गए। दरअसल वकील रंजन सिन्हा क्लाइंट से बात कर रहे थे, तभी उनके मोबाइल पर कॉल आया। जिस नंबर से कॉल आया उसकी डीपी में पुलिस की वर्दी में तस्वीर लगी थी। कॉल पर उन्हें कहा गया कि उनके बेटे को रेप केस में गिरफ्तार किया गया है। वो बेटे को बचाना चाहते हैं तो 50,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। वकील ने बेटे से बात कराने को कहा तो ठगों ने एआई के जरिए उनके बेटे की आवाज वाली ऑडियो भी सुना दी। ठगों ने उन्हें कॉल ना काटने की धमकी दी और पैसों की मांग पर अड़ गए। तो हम बोले हमको दोबारा बात कराइए, ऐसा कीजिए हमको बड़ा बाबू से बात करवाइए थाना से, कौन सेक्शन में किया गया है। सुने हम एडवोकेट हैं, हम जानते हैं कौन सेक्शन में। तो ज़्यादा बहस कीजिएगा तो आपका बेटा को अंदर कर देंगे, 5 साल की चल जाएगा अंदर। तो चूंकि हम एडवोकेट, हम जानकारी है कि रेप केस में 5 साल नहीं होता है। फिर हमारे दिमाग में संदेह हुआ कि भाई ये तो साइबर क्राइम वाला चीज है। तो दरअसल कानूनी दांवपेच के जानकार वकील रंजन सिन्हा ने तो ठगों की चालाकी पकड़ ली, पर कोई आम आदमी होता तो ठग बड़ी आसानी से उससे रकम ऐंठ सकते थे। मैंने पैसा नहीं भेजा, बाद बाकी उन्होंने जो अकाउंट नंबर दिया था वो लोग का खुद का भी अकाउंट नंबर नहीं था। वो लोग कोई भी एक रैंडम विलेज जाते हैं, वहां पे कोई भी अगर एक नॉर्मल आदमी रहते हैं, उनका अकाउंट नंबर और डिटेल लेते हैं, उन्हें 10% वो कमीशन देते हैं, बाकी सारा पैसा वो अपना ले लेते हैं। जिस नंबर से रंजन को कॉल आया उसका कोड 92 था, जो कि पाकिस्तान का कोड है। साफ है कि साइबर ठगी का जाल विदेशों तक फैला है। पुलिस ऐसे मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई करे, साथ ही आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा साइबर अपराध को लेकर जागरूक किया जा सके। दुमका से न्यूज़ 18 के लिए नीतीश कुमार की रिपोर्ट। सरायकेला के बाद अब जमशेदपुर में भी तेंदुए का खौफ दिख रहा है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का भी बाजार गर्म है। तेंदुए की खोज में वन विभाग की टीम जुटी है, जिसमें वन विभाग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पलामू टाइगर रिजर्व के वेटनरी डॉक्टर्स की टीम के साथ टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इसमें हर वो निशान खोजे जा रहे हैं जिससे ये पुष्टि हो सके कि वीडियो में दिखने वाला जानवर तेंदुआ ही था। शुक्रवार को तेंदुए का एक वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम ने कदमा पार्क को सील कर दिया है और एक्सपर्ट के साथ तेंदुए की तलाश में जुटी रही। डीएफओ ने बताया कि वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि अभी तक तेंदुए के फुटप्रिंट्स नहीं मिले हैं, लेकिन ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और साथ ही लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।